सीधा रास्ता, सीधी बात, मोशन सीखना है आज की बात। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आईसीएसई क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे 3 वीडियोस में और आज ये रहा हमारा सबसे पहला वीडियो। तो हमेशा की तरह मैं पूरे दावे के साथ आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आप लोग उस पूरे वीडियो को मेरे साथ साथ देखते हो तो हम हर एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, टिप्स ट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो कुल मिला के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस कहानी की शुरुआत करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मान लो अगर मास की बात करते हैं, मास एक बहुत ही बेसिक जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। भाई 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, 100 किलो है, हम इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो टाइम, राइट, अभी 10 घंटे हैं कि 5 मिनट है कि 2 सेकेंड है कि 1 सेकेंड है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझना। उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। अच्छा, उससे भी पहले एक बार ये तो पूछो कि मैम ये जो हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे किया? किस बेसिस पे इन 2 क्वांटिटीज पे हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन भी मैंने ही पूछा है। वेल, सो ऐसा देखा गया कि कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनको हम सिर्फ इतना बताना काफी है कि वो कितना है, किस तरफ है वो बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके केस में कितना है के साथ साथ किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, वो भी बताना जरूरी है। तो बेस्ड ऑन दैट कि भाई डायरेक्शन जरूरी है या नहीं है, उसी के बेसिस पे इनको हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्लासिफाई किया, ठीक है। अब सवाल आता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? वैसी क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। मतलब अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये डायरेक्शन मतलब समझ नहीं आ रहा, कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन कहां से आ गया? ऐसे समझो, अब जैसे मान लो अगर मुझे मास को डिस्क्राइब करना है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मान लो मुझे बताना है, मेरे पास एक थैली में आलू पड़ा हुआ है बहुत सारा, मैंने पूछा कि भाई इसका मास कितना है, ठीक है। वजन किया गया, पता चला ये 5 kg आलू है। अब देखो, मास, उसका मास बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ा? 5 kg, एक नंबर विच इज 5, kg एक यूनिट, और काफी था वो बताने के लिए। अब इस मास को बताने के लिए मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि ये 5 kg आलू जो है वो ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है कि नॉर्थ की तरफ है? नहीं, मास को बताने के लिए एक नंबर ही काफी है, एक नंबर अलोंग विथ अ यूनिट काफी है। तो मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब मान लो मैंने बोला कि यार आज का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, टेम्परेचर बताने के लिए मैंने एक नंबर का यूज किया 40 और एक यूनिट का यूज किया डिग्री सेल्सियस, है ना। इसके अलावा टेम्परेचर बताने के लिए टेम्परेचर किस तरफ है वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, टेम्परेचर कितना है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टेम्परेचर अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए कितना है वही काफी है, किस तरफ है वो इंपॉर्टेंट ना हो, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब ये जो कितना है कौन बताता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? ये नंबर साथ में यूनिट,
इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि मास कितना है 5 kg, तो 5 kg मास का मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, सो 40 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड है, राइट। एंड मैग्नीट्यूड ही काफी है टेम्परेचर के लिए या मास के लिए, हमें डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनफैक्ट ऐसे कई सारे प्योर नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो पाई एक प्योर नंबर है, ई² एक प्योर नंबर है, राइट। सो जो प्योर नंबर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक नंबर चाहिए, राइट, सिर्फ एक नंबर चाहिए, यूनिट भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको भी हम स्केलर क्वांटिटीज के अंदर ही डालते हैं, क्योंकि यार डायरेक्शन तो उनमें भी नहीं चाहिए। बात समझ आई? ठीक है। सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स के बारे में, तो भाई बहुत सारे बथेरे एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। एरिया में हम कहते हैं ना भाई ये कितना एरिया है इसका 10 मीटर स्क्वायर। अब भाई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं होता है। वॉल्यूम की बात कर लो कि भाई इस जग में का वॉल्यूम कितना है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता, चाहिए ही नहीं होता है रादर। सो एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, इनफैक्ट वर्क, एनर्जी, पावर, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो अभी आपको स्क्रीन पर ढेर सारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। माई एडवाइस टू यू इज कि वीडियो को पॉज करो, इनमें से किसी भी क्वांटिटी के बारे में सोचो और ये देखने की कोशिश करो कि वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। तो चलो स्केलर क्वांटिटीज के बाद अब नंबर है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये? तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मतलब इन क्वांटिटीज के लिए कितना भी बताना जरूरी है, किस तरफ वो भी बताना जरूरी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? डिस्प्लेस, इस शब्द का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाना, मूव कर जाना। मतलब यूं समझ लो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का चेंज। लेट्स से एक बच्चा है जो अभी घर पर है, कुछ टाइम के बाद, लेट से 15 मिनट के बाद वो अपने स्कूल पर है, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले वो घर पे था, अब वो स्कूल पे है। तो पोजीशन कितना चेंज हुआ ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो लेट से कि पोजीशन कितना चेंज हुआ 5 किलोमीटर, बिकॉज स्कूल की जो दूरी है घर से दैट इज 5 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर बोलना काफी नहीं है, हमें ये भी बताना है कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। तो यू से कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो 5 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड बता रहा है उसका, और ईस्ट जो है ये उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, एक नंबर, एक यूनिट। 5 किलोमीटर तो नंबर और यूनिट हो गया, ये दोनों साथ में उसकी मैग्नीट्यूड बताते हैं। तीसरा है इसका डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज की बात होती है तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम कभी कभी ना हमें नेगेटिव भी दिखती हैं चीजें, फिर वो क्या है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जरूरी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन पे लगाया। ठीक है, डायरेक्शन क्यों बता रही हूं? क्योंकि मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर अगर हम लगाते हैं तो बॉडी जो है वो इधर मूव करने लगेगी। अगर यही 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर इस तरफ लगा दिया तो बॉडी इधर मूव करने लगेगी। अगर यही 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया तो बॉडी ऊपर की तरफ आने लगेगी। तो इसका मतलब फोर्स का देखो मैग्नीट्यूड हमेशा 10 न्यूटन है। जैसे इसकी डायरेक्शन बदल रही है वैसे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन भी बदल जा रहा है कि भाई वो किधर मूव करेगा, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब फोर्स का जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत बार आप नोटिस करोगे कि -F देखने को मिलता है या फिर
10 न्यूटन। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाई फोर्स जो है वो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड? नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है। माइनस का मतलब क्या है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब लेट्स से कि हमने डिफाइन किया कि ईस्ट की तरफ, ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब लेट्स से कि ईस्ट की तरफ हमने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो उसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब चूंकि +5 है तो जाहिर सी बात है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा F इज इक्वल टू -5 न्यूटन, इसका मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू ईस्ट, यानी कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलो अब बात करते हैं हम वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि भाई इन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया, वेक्टर्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को हम एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। एरोज बोले तो यूं समझ लो एक लाइन सेगमेंट जिसका एक एरो हेड है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब इस एरो की जो लेंथ है ना, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो एरो हेड है वो बताता है उसका डायरेक्शन। तो अगर एरो हेड इस तरफ है मतलब वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, अगर एरो हेड इस तरफ है मतलब वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो एरो हेड डायरेक्शन बताएगा और वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बताएगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आते हैं कि जब हमें वेक्टर्स लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। F लिखा फोर्स के लिए और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना दिया, वेलोसिटी के लिए V लिखा और उसके ऊपर छोटा सा एरो बना दिया, एक्सेलरेशन के लिए A लिखा उसके ऊपर छोटा सा एरो बना दिया। तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में ऊपर वो एरो ना लिख करके V या A या F इनको जो है बोल्ड में लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जब हम अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो भाई बोल्ड करके लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए हम जो है उन क्वांटिटीज के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं और वो एरो ये बताता है कि भाई ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की डिस्कशन तो खत्म हो गई। अब आई थिंक वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन मोशन। यस, अब रोज की जिंदगी में हम अपने चारों तरफ मोशन देखते हैं, चारों तरफ चीजों को मूव करते हुए देखते हैं। आसमान में देखो तो आपको बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, सड़कों पर देखो तो आपको कार्स, बसेस मूव करते हुए दिखाई देंगे, एनिमल्स भाग रहे होते हैं, इंसान चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वो भी भाग ही रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भाग रहा है। सन और बाकी स्टार्स गैलेक्सीज में मूव कर रहे हैं और गैलेक्सीज जो है वो भी मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली मोशन इज एवरीवेयर, मोशन हर तरफ है। पर सवाल ये उठता है कि हम कैसे बताते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब एक ही जगह पर है, मूव नहीं कर रहा है। मोशन मतलब मूव कर रहा है। कैसे बताते हैं हम? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे विथ टाइम तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर जो बर्ड है आसमान में उड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, अगर अभी वो एक पॉइंट पर है, थोड़ी ही देर के बाद अगर वो एक दूसरे पॉइंट पे है, उसके थोड़ी देर बाद वो किसी और पॉइंट पर है, इसका मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है और हम कहेंगे कि वो बर्ड मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में है ऐसा तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर लेट्स से एक बर्ड है जो एक पेड़ की डाली में बैठी हुई है, वो उड़ नहीं रही है, तो उस केस में समय तो बीतता चला जाएगा लेकिन वो जो बर्ड है ना वो वहीं की वहीं रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि वो बर्ड जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट और मोशन ये जो टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब हुआ? वेल, इसका मतलब ये हुआ, डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अब बर्ड अगर उड़ रही है तो उड़ी रही है ना, वो मोशन में ही है। बात तो सही है आपकी, मोशन में है,
पर मोशन में किसके रेस्पेक्ट में है? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है। जब मैं जमीन पे खड़ी हूं और मैं आसमान की तरफ देख रही हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में वो बर्ड जो है अपना पोजीशन बदल रही है विथ टाइम, इसीलिए मेरे नजरिए से वो बर्ड मोशन में है। ठीक है, बर्ड की जगह इमेजिन करो एक एरोप्लेन जा रही है, उड़ रही है आसमान में। अब मैं जमीन से खड़े होके अरे एरोप्लेन ऐसे देख रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, तो वो एरोप्लेन जो है वो मोशन में है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा इंसान है जो एरोप्लेन के अंदर ही बैठा हुआ है, क्या उसको एरोप्लेन मूव करता हुआ दिख रहा है? नॉट रियली। एरोप्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, क्या उनको दिख रहा है कि भाई एरोप्लेन की पोजीशन बदल रही है विथ टाइम? नहीं दिख रहा है। तो क्या वो क्या कहेंगे कि क्या वो एरोप्लेन जो है वो मोशन में है? समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको ऐसे सोचो कि उसी एरोप्लेन के अंदर लेट्स टॉक अबाउट 2 पैसेंजर्स। एक पैसेंजर के लिए जो दूसरा पैसेंजर है, दोनों सीट पर बैठे हुए हैं, दे आर इन रेस्ट। लेकिन मैं जो जमीन पर खड़ी हूं और मुझे वो एरोप्लेन जाता हुआ दिख रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो जो पैसेंजर है वो पैसेंजर इज इन मोशन, क्योंकि वो जो पैसेंजर है वो प्लेन के अंदर बैठा है और वो प्लेन की पोजीशन समय के साथ साथ चेंज हो रही है, यानी कि पैसेंजर की पोजीशन भी समय के साथ साथ चेंज हो रही है। तो वो जो पैसेंजर है, दैट पैसेंजर इज इन रेस्ट with respect to a observer inside the flight, but वही passenger is in motion with respect to an observer on the ground। तो मेरे बोलने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। इसीलिए मैंने बताया कि रेस्ट इज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, कि भाई जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या फिर रेस्ट में होता है। अब यही कहानी अगर आप अपने ट्रेन के साथ रिलेट करो तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हो तो आपके रिस्पेक्ट में जो आपके सामने बंदा बैठा है वो रेस्ट पर है, क्योंकि वो तो अपनी सीट पर बैठा है, भाई मूव नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा, राइट। लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके सामने से वो ट्रेन जाती हुई उसको दिख रही है, उस बंदे के हिसाब से वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा जो है इज इन मोशन, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो समय के साथ साथ बदल रही है। रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आई थिंक इट्स टाइम कि हम मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में बात करें, जिसे हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या मूवमेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है, तब हम उसे कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, या फिर हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इस तरह के मोशन में एक एक्सिस के अबाउट ही मूवमेंट होती है, मतलब एक सीधे सीधे लाइन में मूवमेंट होती है, कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं होती है, कोई कर्व्ड पाथ में मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक स्टोन जो है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन में उसकी मोशन हो रही है। एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन। एक ट्रेन जो है एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अप ऊपर फेंका तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं 1 डायमेंशनल मोशन के। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। चलो एक बार ये भी देखते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। पता रहेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ में मूव करे इन अ प्लेन, तब हम उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे लेट्स से मेरे हाथ में एक बॉल है जिसको मैंने यूं थ्रो किया, जैसे ही थ्रो किया तो ये जो बॉल है वो इस तरीके का एक कर्व्ड पाथ फॉलो किया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो कि ये जो बॉल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मूवमेंट हुई। ठीक है, उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के अबाउट देखें तो ये यहां से थ्रो किया था मैंने, बट देखा जाए तो ये यूं करके इस पॉइंट तक पहुंचा था, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट भी इसकी मूवमेंट हुई थी, तभी तो इस लेवल से ये इस लेवल तक गया था। तो मतलब इस पूरे कर्व्ड पाथ मोशन के दौरान एक्स एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट हो रही थी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूवमेंट हो रही थी। सो दोनों डायरेक्शंस में, दोनों एक्सिस में मूवमेंट हो रही थी, दोनों डायमेंशंस में मूवमेंट हो रही थी, इसीलिए इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करता है स्पेस में,
स्पेस में, तब हम उसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लो एक बर्ड जो है वो स्काई में उड़ रही है, ठीक है। अब उस केस में देखो बर्ड की जो है जमीन से एक हाइट है, सो दैट इज वन एक्सिस। अब बर्ड चूंकि मूव कर रही है तो उस एक्सिस के अबाउट भी इसकी मूवमेंट हो रही है। अब ये जो बर्ड है ना, जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, ये कैसे भी मूव कर सकती है, ऊपर नीचे, कर्व्ड, राइट। तो जहां कर्व्ड आ गया वहां पर एक और एक्सिस इन्वॉल्व हो गया। तो स्पेस में जो है ना, चूंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो डेप्थ चेंज हो रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, राइट। तो इस वजह से जो है ये 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। तो आई गेस विद दीज 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। बट आज के इस वीडियो में हमारा जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली ऑन मोशन इन 1 डायमेंशन। तो चलो अब ये देखते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया, 1 डायमेंशनल मोशन मतलब एक एक्सिस के अबाउट ही मोशन हो रही है। लेट अस अज्यूम कि वो एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो अब क्या होता है कि विथ टाइम, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो बदलती जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता चला जा रहा है, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है। अब अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इस पोजीशन को नोट डाउन करते चलते हैं और इसी तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक स्टोन जो है वो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब देखो गिर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो देखो इसकी जो पोजीशन है ना, हर टाइम पर एक बार ये पोजीशन, नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी पोजीशंस हम नोट डाउन करते रहेंगे एंड दैट इज हाउ वी गेट एन आइडिया अबाउट द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सुपर। तो बच्चों इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी शुरुआत तो हो रही है आपकी ग्रेड 9 में, बट ये आपको 10th 11th 12th और भी आगे हमेशा काम आती रहेगी। तो भाई कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तो ये है रेयान, और रेयान अपने घर से स्कूल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से उसका घर है पॉइंट ए पर, उसका स्कूल है पॉइंट बी पर, ठीक है। अब रेयान अपने स्कूल जा रहा है, जो उसका एक्चुअल पाथ वो फॉलो कर रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है भाई। अब अली गली से निकल निकल के वो अपने स्कूल पहुंच गया है। डिस्टेंस का मतलब होता है जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, मतलब जो पाथ उसने लिया उस पाथ का एक्चुअल लेंथ जो भी है दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी पाथ उस ऑब्जेक्ट ने लिया है मूव करने के लिए, उस पर्सन ने लिया है, उस पाथ की जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन का चेंज। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, तो उसमें मैटर नहीं करता है कि भाई बंदे ने कौन सा पाथ लिया था, एक्चुअल पाथ डजंट मैटर। डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मैटर करता है, यानी कि घर और स्कूल मैटर करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी मैटर करता है, और पॉइंट ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इस केस में देखो, ए घर और स्कूल को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट हो वो क्या है, ए बी है। तो ए बी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई रेयान किस रास्ते से चला था, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कहां से चला था, कहां तक चला था। और डिस्टेंस को मतलब है कि भाई रेयान किधर से गया था, तो उस एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और फिजिक्स के तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसा कि मैंने बताया था, डिस्टेंस मतलब द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, यहां पर सिर्फ मैटर करता है मैग्नीट्यूड, कि भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना लेंथ है पाथ का, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, एग्जैक्टली, और उसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर,
डिस्टेंस को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एस से, ठीक है, एस से हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से रेयान अपने घर से स्कूल गया, तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय रेयान है लेट्स से दैट इज 2 किलोमीटर्स। इसका मतलब अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए उसने जो एक्चुअल रास्ता लिया था, उस एक्चुअल रास्ते का जो लेंथ है दैट इज 2 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया था कि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं है, डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एसआई यूनिट की तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसके ऊपर हम वेक्टर वाला सिंबल भी डालते हैं, ठीक है। सो दैट्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जो है एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से रेयान का जो घर था दैट इज पॉइंट ए, रेयान का जो स्कूल था दैट इज पॉइंट बी। लेट्स से पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज लेट्स से 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 1 किलोमीटर, बट हमें डायरेक्शन भी बताना है। सो दिस 1 किलोमीटर इज टुवर्ड्स द लेट्स से ईस्ट, तो वो जो टुवर्ड्स ईस्ट है दैट इज द डायरेक्शन। अच्छा, तो अभी इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने बताया था वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो हम एक एरो बनाएंगे ए बी, ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन। अब इस वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज 1 किलोमीटर। अब आई डोंट मीन टू से कि 1 किलोमीटर लेंथ की लाइन बनानी है, सिंबॉलिकली द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 1 किलोमीटर, और ये जो एरो हेड है ये एरो हेड शुड पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस तरीके से ए बी जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी बातें करने के बाद लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द टू। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एक्चुअल पाथ का लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जहां पर मैग्नीट्यूड काफी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो या तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ऐसा क्यों यार, डेफिनेशन में ही लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई डिस्टेंस उससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस की अगर बात करें तो यह हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस 0 हो सकता है बट वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस नॉन 0 है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो ऐसा हो सकता है और डिस्टेंस नॉन 0 है ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस 0 है और डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट फॉर श्योर 0 ही होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस 0 है और डिस्प्लेसमेंट नॉन 0 है। अब इस आखिरी पॉइंट से आप सभी को मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज तो कर दिया कि यार डिस्टेंस 0 डिस्प्लेसमेंट 0 ये क्या है, समझ नहीं आया। इसीलिए लेकर आई हूं 2 बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक है। अगर इस बॉल को मैं यूं वर्टिकली फेंकूं और उसके बाद ये बॉल वापस मेरे हाथ में आ जाए, फिर से देखना, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, ये वापस मेरे हाथ में आ गया। अब बड़े ध्यान से देखो, इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फेंकने के बाद वापस यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस सिनेरियो में 0 है। बट अगर बात करें डिस्टेंस की तो क्या कहानी है, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। जाते समय लेट अस से कि ये जिस हाइट तक गया दैट इज h, तो जाते समय h, आते समय h, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2h,
करेक्ट। तो यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है पर डिस्टेंस नॉन जीरो। और अभी अभी मैंने यही बताया था कि इसका वाइसा वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं होगा जहां पर डिस्टेंस जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो। अब लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। लेट अस सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि एक साइक्लिस्ट है जो अपने साइकिल को चला रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे। जैसे ही उसने एक कंप्लीट राउंड खत्म किया तो क्या हुआ, जिस पॉइंट से शुरू किया था वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर, राइट। बट उसका डिस्टेंस कितना हुआ, उसका एक्चुअल पाथ का लेंथ, यानी कि इस सर्कल का पूरा बाउंड्री, यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई r, where r is the radius of the circle, right? तो उसका मतलब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है पर डिस्टेंस जो है दैट इज नॉन जीरो। सुपर्ब। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब कहानी शुरू होने वाली है रफ्तार की, यानी कि स्पीड की। एग्जैक्टली स्पीड क्या होता है? स्पीड हमें ये बताता है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ कितनी तेजी से कवर हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंटली अच्छे से सुनना, स्पीड क्या है, कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो एक आम तौर पे एग्जांपल लो, स्पीड ये जो वर्ड है हम अपनी साधारण अंग्रेजी में भी यूज करते रहते हैं, राइट। अब जैसे मान लो हमें ये दो लोग दिख रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ बॉय दिस साइड एंड देयर इज अ गर्ल दिस साइड, दोनों हमें भागते हुए दिख रहे हैं। अब हम कहेंगे कि भाई किसकी स्पीड ज्यादा है। कैसे बताते हैं हम किसकी स्पीड ज्यादा है? जो उतने ही समय में, लेट्स से कि 15 मिनट में जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया वो ज्यादा तेज है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड बेसिकली क्या बता रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ पर यूनिट टाइम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड बताने के लिए हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, किस डायरेक्शन में गया हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एस से स्केलर, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली हम स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जैसे मान लो अगर हम इस लड़की की बात करें जो दौड़ रही है खूब तेजी से, अगर इसने लेट्स से कवर किया 5 किलोमीटर और लेट्स से 5 किलोमीटर इसने कवर किया 30 मिनट्स में, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। अब ऑब्वियसली आप मिनट्स को आवर में चेंज कर लो तो आपको स्पीड मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब आते हैं यूनिट पर। यूनिट की बात तो वैसे मैंने कर ही दी, लेकिन चलो तरीके से बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, सो मीटर अपॉन सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड। अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में मीटर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर, तो यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड जो है दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड तो समझ में आ गया। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जो बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा हो। अब यहां पर भी स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड बिल्कुल सेम चल रहा है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। एग्जैक्टली, सो कांस्टेंट है स्पीड की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से ये कार है, ठीक है। हाईवे पे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो मतलब हाईवे पे रास्ता भी अच्छा होता है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड होने के चांसेस काफी ज्यादा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पहले 1 घंटे में लेट से आपने 70 किलोमीटर्स कवर किया, अगले 1 घंटे में भी आपने 70 किलोमीटर्स कवर किया, उसके अगले 1 घंटे में भी आपने 70 किलोमीटर्स कवर किया। तो देखो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर 1 घंटे में आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप 70 किलोमीटर कवर कर रहे हो। तो इसका मतलब वो जो कार है उस कार की जो स्पीड है वो हमेशा ही 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी। तो इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात जहां आती है इसका मतलब है कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता चला जा रहा है। अब जब
कांस्टेंट है स्पीड, ऐसे सिचुएशन में राइट, अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो कार है ना, मैंने बता दिया कि भाई इस कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक बात बताओ कि लेट्स से 5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन फिर से समझो, ठीक है। मैंने बोला इस कार की यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, यानी कि हमेशा इसकी स्पीड की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर है, एकदम कांस्टेंट है स्पीड की वैल्यू। और ये कार जो है लेट से 5 घंटे तक चलती रहती है, तो 5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्या बोलेंगे हम, हमें क्या पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है। अब यही अगर मान लो गाड़ी की स्पीड कभी 20 किलोमीटर पर आवर हो, कभी 100 किलोमीटर पर आवर हो, कभी गाड़ी रुकी हुई है, तो उस केस में तो अपने को पता ही नहीं होगा कि यार स्पीड की कौन सी वैल्यू लेनी है, 100 लेनी है, 20 लेनी है या 0 लेनी है ना। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, उस सिचुएशन में अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। इस तरीके से हम डिस्टेंस कवर्ड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है यूनिफॉर्म स्पीड का फंडा, ठीक है। सो बेसिकली स्पीड में आपका बेसिक फंडा यही है कि स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बस अगर ये याद है ना तो आगे पीछे यूनिफॉर्म स्पीड ये वो सब कुछ आप निकाल लोगे। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बाद समझते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ ही गए होगे यार, नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, हर 1 घंटे में गाड़ी जो है 70 किलोमीटर कवर कर रही थी। अब क्या है, लेट्स से एक स्टोरी सुनते हैं, हाँ इससे ना मस्त समझ में आएगा आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का फंडा। लेट्स से एक छुट्टी का दिन है, लेट्स से संडे है, आपने सोचा कि भाई फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं पिकनिक करने, ठीक है। तो आपने सोचा कि भाई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, माउंटेन के पास जाते हैं, वहां जाके ब्रेकफास्ट करके वापस आते हैं, ठीक। अब आप अपने घर से निकल गए सुबह सुबह से 6 o'clock, ठीक है। अब ये जो रास्ता है ना जहां तक आप जाने की सोच रहे हो, लेट्स से कि वो आपके घर से लगभग 3 घंटे का रास्ता है लगभग। अब आप गाड़ी लेके निकले, शुरुआत में जब गाड़ी चलानी शुरू की, सुबह सुबह का टाइम था, तो आप बड़े आराम से गाड़ी चला रहे थे, है ना। तो आप बड़े ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, ठीक। सो लेट्स से शुरुआत के फर्स्ट 1 घंटे में आपने सिर्फ कुछ लेट्स से 20 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, हाईवे पे हो आप, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सोचा कि यार ये तो मैं कुछ ज्यादा ही धीरे चला रही हूँ, तो चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट 1 घंटा था, उस 1 घंटे में आपने करीबन 35 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर आपने सोचा मैं थक गया हूं, चलो रेस्ट लेते हैं, तो आपने रेस्ट ले लिया। तो आधे घंटे तक आपने गाड़ी ड्राइव ही नहीं किया, आप मस्त किसी रेस्टोरेंट में रुके, वहां पर आपने चाय वाय पिया और थोड़ा ब्रेक लिया। और उस आधे घंटे के बाद आपको लगा कि यार अभी तो काफी रास्ता पड़ा हुआ है। तो जो आखिरी का जो 1 घंटा था, उस 1 घंटे में आपने गाड़ी चलाई ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब इस पूरी जर्नी में देखो, पहले 1 घंटे में आपने कवर किया 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में आपने कवर किया 35 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में आपने कवर किया हार्डली 10 किलोमीटर, क्योंकि आधे घंटे तो आपने गाड़ी नहीं चलाई, और आखिरी के 1 घंटे में आपने कवर किया लगभग 80 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर जो स्पीड है ना, इन हर 1 घंटे में जो गाड़ी की स्पीड है वो डिफरेंट है। कभी 20 किलोमीटर पर आवर है, कभी 35 किलोमीटर पर आवर है, बीच में तो कभी 0 भी है, और फिर कभी 80 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो इसका मतलब ये जो गाड़ी है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। तो ये इस स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में दिक्कत क्या आती है, ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि यार इस ओवरऑल जर्नी के लिए हम कैसे बताएं कि स्पीड कितनी है। अब हम बताएं कि 80 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, या हम बताएं कि स्पीड 0 है, क्योंकि भाई बीच में तो गाड़ी की स्पीड 0 भी थी, है ना। तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम 2 स्पीड्स की बात करते हैं। पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाम पे ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि भाई बताओ ठीक जब 7 बज रहे थे एग्जैक्टली उस टाइम पर कितनी स्पीड थी, आपने बोला
25 किलोमीटर पर आवर। जब एग्जैक्टली 9 बज रहे थे तो कितनी स्पीड थी? आपने बोला 0। उस समय हम चाय नाश्ता कर रहे थे, हम तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। एग्जैक्टली 10:30 बजे कितनी स्पीड थी? आपने बोला 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड की वैल्यू होती है, ठीक है। और जो दूसरी चीज की हम बात करते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब ठीक है भाई, कभी स्पीड ज्यादा कभी स्पीड कम, ऐसे करके आपकी पूरी जर्नी कवर हुई, लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड कितनी थी? मतलब अगर आपने इस पूरी जर्नी में, अभी हमने 4 घंटे देखे, पहले घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर, अगले घंटे में 35 किलोमीटर पर आवर, उसके अगले घंटे में लगभग 10 किलोमीटर पर आवर, और उसके अगले घंटे में लगभग 80 किलोमीटर पर आवर। बट आपने पूरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? वो पूरा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पूरा टाइम जो लगा, कितना टाइम लगा? 4 घंटा। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, उससे जो वैल्यू निकलती है दैट इज द एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड लेट्स से निकल के आई कुछ, फॉर एग्जांपल 45 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये बता रहा है कि अगर समझना बात को, अगर इस गाड़ी ने यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन की होती, अगर मेंटेन की होती, तो इसका जो स्पीड है वो थ्रू आउट द जर्नी रहता 45 किलोमीटर पर आवर। बट इस गाड़ी ने वो मेंटेन नहीं किया, कभी मन किया तेज चलाया, कभी मन किया नहीं चलाया, कभी मन किया धीरे चलाया, राइट, ऐसा हुआ। बट अगर ये एकदम सेम स्पीड से पूरी जर्नी कवर करता तो इसकी स्पीड इतनी होती, दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को कभी भी निकालने के लिए हम पूरे डिस्टेंस के साथ टोटल टाइम टेकन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज दीज आर टू वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक बार फटाफट से नजर मारते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। हालांकि मैंने तो बता ही दिया था, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है, ठीक है। अब लेट्स से कोई रनर है जो रेस में दौड़ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आपके कार का जो स्पीडोमीटर है, कभी ध्यान देना, स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, मतलब इस मोमेंट पर, इस इंस्टेंट पर गाड़ी की जो स्पीड है वही आपका स्पीडोमीटर दिखाता है। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। अब जैसे देखो, सिटी के ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, कभी ट्रैफिक मिल जाता है तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, कभी रास्ता खाली मिलता है तो गाड़ी की स्पीड वापस बढ़ जाती है, कभी आसपास व्हीकल्स आ जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है। सो बेसिकली अगर आप गाड़ी की स्पीडोमीटर पे ध्यान दो, इनफैक्ट यू कैन ट्राई दिस आउट योरसेल्फ, तो आप देखोगे कि स्पीडोमीटर जो है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना उसकी जो स्पीड है वो बदलती रहती है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी ट्रैफिक, ठीक है। सो दैट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब मैथमेटिकली हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखो, मैंने क्या बताया, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं कह रही हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि भाई एग्जैक्टली 9 बजे कितनी स्पीड है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 9 बजे कितनी स्पीड है तो टाइम इंटरवल तो 0 हो गया, बिकॉज मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई 9 से 9:05 तक उस 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो अगर मैं एक इंस्टेंट की बात करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 टाइम इंटरवल के लिए तो स्पीड निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा मैथमेटिकली। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे में कितना स्पीड था, नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, नहीं। हमारे बोलने का मतलब एक बहुत ही छोटे, लेट्स से 1 मिनट में या कुछ सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। सो वो जो स्पीड है ना दैट इज ऑलमोस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब वो जो टाइम इंटरवल हम नीचे ले रहे हैं ना, कि जितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, वो टाइम इंटरवल हम इतनी छोटी ले रहे हैं दैट इट इज एज गुड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज फॉर्मूले, राइट, इसीलिए समझा रही हूं इतने प्यार से,
राइट तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि समझ में आया कि नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको अपनी किताबों में ये लिखा हुआ दिखेगा कि हम एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करते हैं। बट मेरा सवाल है क्यों हम छोटे से इंटरवल को लेते हैं? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है। बट मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो इस टाइम टेकन को हम एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेते हैं कि भाई 9 से लेकर के 9:01 तक उस 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो 1 मिनट, तो इट इज एज गुड एज 1 मिनट में जितना स्पीड है ना, 1 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट एक्चुअली गिव्स यू द स्पीड एट दैट इंस्टेंट, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, एक पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है भाई, ऊपर नीचे तो जिंदगी में चलते रहता है। गाड़ी की स्पीड कभी कम है, गाड़ी की स्पीड कभी ज्यादा है, गाड़ी कभी रुकी हुई है, कभी बिल्कुल खूब तेजी से भाग रही है, राइट? ये तो हमारी लाइफ के साथ भी होते रहता है, इजंट इट? सो दिस इज नॉट जस्ट द जर्नी ऑफ द कार, दिस इज ऑल्सो द जर्नी ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होती है और कभी लाइफ जैसे रुक सी जाती हो, है ना? एनीवेज, तो अब जब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो इसका मतलब है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस जर्नी में डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट टोटल डिस्टेंस। ऐसे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो चलो लेते हैं ये एग्जांपल जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भाई सुबह सुबह आप निकले हो माउंटेन्स की तरफ, लॉन्ग ड्राइव पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, ठीक है? तो अब देखा ये गया कि भाई पहले 1 घंटे में आपने कवर किया सिर्फ 20 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में आपने कवर किया 35 किलोमीटर्स, उसके अगले 1 घंटे में आपने कवर किया सिर्फ 10 किलोमीटर, क्योंकि आधा टाइम तो आप रेस्ट कर रहे थे, और आखिरी के 1 घंटे में आपने कवर किया 80 किलोमीटर्स। तो भाई ये टोटल आपने कितना कवर किया? तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? बताओ कितना कवर हुआ है टोटल डिस्टेंस? पहले 20, फिर 35, तो 20 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 80, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है? 4 आवर्स। अब इसे आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू निकल के आती है आपके एवरेज स्पीड की, ठीक है? तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए, टोटल डिस्टेंस निकालो, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। तो चलो आपको कुछ सोचने को देती हूँ। मान लो हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर होगा? जरा सोचो 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 सोचो। सोच लिया? अब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स से वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है हमेशा, तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओवरऑल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर होती है, ठीक है? इसी से एक और बात ध्यान में आती है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, राइट, जहां पे ट्रेन बीच में कहीं रुक नहीं रही है, बिल्कुल जग 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 जाती जा रही है, उसमें जो है आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस फील होता है कंपेयर टू जब आप एक ट्रैफिक भरे सिटी के ट्रैफिक के अंदर गाड़ी से जा रहे होते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सिटी ट्रैफिक के अंदर फंसे हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ती है, घटती है, रुकती है, चलती है, ऐसे होते रहता है, ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं कभी भी, तो इसीलिए आपको एक स्मूथ जर्नी की फील कम आती है। लेकिन वहीं जब आप या तो हाईवे में जा रहे हो जहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही और आपकी कार जो है मस्त एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, या फिर अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर ट्रेन बिल्कुल खचाखच चलती चली जा रही है, कहीं नहीं रुक रही है, तो उसमें आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस फील होता है। स्पीड की कहानी तो हो गई खत्म। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। तो सबसे पहले कुछ भी एक्सप्लेन किए बिना मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन बताती हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? सो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इस डेफिनेशन को सुन के कौन सी 2 चीजें सबको एकदम से स्ट्राइक की? कौन से 2 चीजें थी? पहली चीज तो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो यानी कि वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। दूसरी कौन सी चीज स्ट्राइक की? जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
अब जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एग्जैक्टली, मतलब समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? पोजीशन का चेंज, राइट? अभी अभी तो सीखा था हमने। तो जिस तरह से स्पीड जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी तरह से वेलोसिटी जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक, ओके। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर u से इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल लेटर v से फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियली इतनी वेलोसिटी थी, बाद में इतनी वेलोसिटी हुई। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आगे आएंगे। तो हम जनरली जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं, इनिशियल के लिए u और फाइनल के लिए v। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट भी सेम होता है स्पीड की तरह, विच इज मीटर पर सेकेंड SI यूनिट, और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या आएगा? एक नंबर जो बताएगा कि कितना वेलोसिटी है, एक यूनिट, और साथ में एक डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं कहती हूं किसी 2 ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। ग्रेट। अगर मैं कहती हूँ कि 2 ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज डिफरेंट है, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई दोनों की स्पीड ही अलग है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वही अलग है, भले दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि भाई दोनों की स्पीड सेम है, दोनों ही 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, सो डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो उस केस में भी वेलोसिटी अलग हो सकती है, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि स्पीड में सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर बोलना काफी था, वेलोसिटी में 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट वो भी जरूरी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन, तब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर सरफेस पे फ्रिक्शन रहेगा तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो है ना उसके स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो मतलब उसकी डायरेक्शन भी बदल नहीं रही है और उसकी जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म है, तो इस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है in the same direction is said to have uniform velocity. Superb. तो चलो बच्चों, अब आज हम लोग बात करेंगे कि यार ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें ना एक बड़ी मस्त सी चीज होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया, इसका मतलब ही क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब जब कहानी कुछ ऐसी है कि लेट्स से जो गाड़ी है ना वो पूरे टाइम, रास्ता इतना क्लियर है, इतना साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कि वो पूरे टाइम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि यार जो हमारी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दैट इज, वो होती क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर ये यूनिफॉर्म है यानी कि इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू है इसकी पूरे टाइम, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यार ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो भी वैल्यू है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी कैन फाइंड how far it has moved by multiplying velocity with time। वही किया हमने, हम इस velocity को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताएगा कि भाई उसकी पोजीशन की कितनी चेंज हुई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये ऑब्जेक्ट एक
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, क्योंकि सिर्फ इसी सिचुएशन में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो भाई कभी वेलोसिटी की वैल्यू 20 होगी, कभी 60 होगी, कभी 70 होगी, कभी 100 होगी, राइट। तो इस फॉर्मूले में आप डालोगे क्या, पता नहीं ना, 20 डालना, 60 डालना, 100 डालना है ना। तो यानी कि दिस इज एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तब जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट या फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो चलो अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जिसे हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब भी हम कहते हैं कि उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी वेरिएबल किस सिचुएशन में हो सकती है, या तो उसका स्पीड बदलता रहे तब हो सकती है वेलोसिटी वेरिएबल, या फिर उसकी डायरेक्शन बदलती रहे तब भी हो सकता है वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलता रहे तब भी हो सकती है वेरिएबल वेलोसिटी। तो अब बहुत ज्यादा बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड के केस में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बहुत ही अच्छे से समझा था। वेलोसिटी में क्या है कि नाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड बट इट इज ऑल्सो अबाउट द डायरेक्शन। तो इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रह भी गई, अगर स्पीड यूनिफॉर्म रह भी गई, बट अगर टाइम के साथ साथ उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी या फिर वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैग्नीट्यूड। तो चलो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेट्स से कोई बॉडी है जो फ्री फॉल कर रहा है, राइट। जब वो फ्री फॉल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि यार डायरेक्शन टाइम के साथ साथ तो नहीं बदल रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती चली जा रही है। सो एज अ रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, राइट। डायरेक्शन हालांकि सेम है। अब चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदलती जा रही है। सर्कुलर मोशन, एग्जैक्टली। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड हर पॉइंट पर सेम है, लेकिन हर पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, टेंजेंशियल टू द सर्कल। कोई भी पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है ना वो टेंजेंशियल है, मतलब हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो ये भी एग्जांपल है वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करी थी, ठीक उसी तरीके से अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। मतलब एक बड़े से टाइम इंटरवल पे नहीं, एक बहुत ही छोटू सा टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंस्टेंटेनियस स्पीड का था, जस्ट दैट यहां पर इट इज वेलोसिटी, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड। एवरेज वेलोसिटी, आप बताओगे मुझे क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो सीखा था, एवरेज स्पीड में जैसे हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते थे, एवरेज वेलोसिटी में हम करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, सो बाय डिफॉल्ट यहां पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है कि एक बंदा खड़ा है, ठीक है, वो आगे वॉक किया 2 किलोमीटर्स, फिर वो वापस पीछे वॉक किया और उसी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो जहां से चला था आगे गया 2 किलोमीटर, वापस पीछे आया 2 किलोमीटर और उसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। सो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। बट इसी सिचुएशन में अगर मैं एवरेज स्पीड निकालने को बोलती तो वो 0 नहीं होता, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता, 2 किलोमीटर आगे फिर 2 किलोमीटर पीछे, सो टोटल 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। तो इस तरीके से ये एक मजेदार एग्जांपल है जहां पर हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड नॉन 0 है क्योंकि डिस्टेंस नॉन 0 है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, साधारण सा, सिंपल सा, ठीक है। एग्जांपल क्या कहता है कि अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर ईस्ट
एक बंदा है, लेट्स से ये हमारा बंदा है, ठीक है भाई। अब ये जो है ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, सो लेट्स से इस तरफ ईस्ट है, ठीक है। क्या कर रहा है ये? 100 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो लेट्स से इसने यहां से वॉक करना स्टार्ट किया था, ये ईस्ट की तरफ 100 मीटर इसने वॉक किया, ठीक है। एंड देन 50 मीटर ईस्ट इन 30 सेकेंड्स। ओके, पहले 100 मीटर वॉक किया, उसके बाद इसने बोला नहीं थोड़ा और वॉक कर लेता हूं, तो इसने 50 मीटर्स और वॉक किया, ठीक है भाई। व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, तो मतलब इसने कितना वॉक किया? पहले 100 मीटर वॉक किया, फिर 50 मीटर वॉक किया, और ये पूरा वॉक कितने टाइम में किया? ये पूरा वॉक किया 30 सेकेंड्स में, ठीक है। हमें बतानी है कि यार एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अभी अभी हमने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। एवरेज वेलोसिटी जब कभी भी बच्चों, जब कभी भी एवरेज वर्ड आ जाता है ना, एवरेज वेलोसिटी मतलब यार हमको मतलब नहीं है कि शुरू में कितना था, बीच में कितना था, आखिरी में कितना था, नहीं, हमें मतलब नहीं है। वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी है मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पोजीशन इसकी ये वाली है, फाइनल पोजीशन इसकी ये वाली है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक? 100 मीटर प्लस 50 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। सो 100 प्लस 50 मीटर, ठीक है, अपॉन टाइम। ये पूरा जो कवर हुआ डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम लगा इसमें? 30 सेकेंड्स। तो यहां लिख दिया 30 सेकेंड्स, तो ये हो गया 150 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो है ये हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है, राइट। देखो साधारण सिंपल क्वेश्चन से ही पहले शुरुआत करेंगे, जब आसान चीजें आसान लगने लगेंगी तब तो हम फिर जो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है उनको करेंगे, फिर जब वो भी आसान लगने लगेंगे तब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगी तो फिजिक्स आसान लगने लगेगी। एक बात और बताओ, यहां पर मैंने लिख दिया आंसर 5 मीटर पर सेकेंड, क्या मैंने कुछ मिस किया? किया तो है मैंने, तभी तो पूछ रही हूं, बताओ क्या मिस किया मैंने? यार बात हो रही है एवरेज वेलोसिटी की, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, तो फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करके रुक कैसे सकते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी है, किस तरफ? एवरेज वेलोसिटी किस तरफ होगी? टुवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन की भी बात तो करो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में जितना जरूरी मैग्नीट्यूड है उतना ही जरूरी डायरेक्शन भी है। हमने स्पीड के बारे में जाना, वेलोसिटी के बारे में जाना, तो चलो हो जाए क्विक कंपैरिजन। स्पीड की जहां बात हो, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की बात हो सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसके डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये इंफॉर्मेशन काफी है इसकी स्पीड को बताने के लिए। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो अ कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो चलो एक शानदार एग्जांपल लेते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, जैसे एक राउंड कंप्लीट किया इस ऑब्जेक्ट ने तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन इसकी जो एवरेज स्पीड है वो नॉन जीरो है, क्योंकि एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, जितना इसका बाउंड्री है, इसका सर्कमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा, दैट इज लेट्स से t टाइम टेकन,
सो 2 पाई आर अपॉन टी, इस तरीके से हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है जहां पर हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एवरेज स्पीड नॉन जीरो होती है। तो चलो अब जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी अभी हमने पढ़े उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? तो ये जो ट्रेन है ये ट्रैवल कर रही है आगरा से दिल्ली, सही है। अब यहां से यहां कर रही है ये ट्रैवल, ठीक है भाई। कितना स्पीड है इसका? इसका स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देने वाली बात है ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, पूरे टाइम इसकी यही स्पीड थी, ठीक है। और इस जर्नी को कवर करने में इसे टाइम कितना लगा? इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए लगा 3 आवर, ठीक है। हमें निकालनी है द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। वेरी वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया था कि यार जब कांस्टेंट स्पीड हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हमारी चीजें ना बड़ी साफ होती है, बड़ी सीधी होती है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर जो स्पीड है ना ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रैवल किया दैट विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का खेल था इसमें, एग्जैक्टली। सो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना है? 3 आवर्स। सो बेसिकली अगर ये ट्रेन 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 3 घंटे तक चल रही है, तो इसने 3 घंटे में 195 किलोमीटर कवर किया होगा। इसका मतलब 195 किलोमीटर जो है वही आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था एक और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, सिंपल है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड देन 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू ए। पहले इसका जो है ना यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हमेशा शुरुआत में जब फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करो तो ये डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाने की आदत डाल के रखो। जब एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए फिजिक्स में तब आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेशन ए से बी जाने में कितना समय लगा? 2 hours। तो ए से बी जाने में टाइम लगा 2 hours, ठीक है। और वापस आने में बी टू ए वापस आने में लगा 3 hours, ठीक है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 200 किलोमीटर। मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। दोनों चीजें हमें निकालनी है। क्या दोनों चीजें सेम होंगी? सेम नहीं होंगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, ठीक है। अब देखो मैं ना शॉर्ट में लिख रही हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम। आप अपने आंसर शीट में, एग्जाम के आंसर शीट में अच्छे से पूरा एवरेज ही लिख लेना, ठीक है। एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, कभी भी एवरेज निकालना हो, चाहे स्पीड की चाहे वेलोसिटी की, हम कैसे निकालते हैं? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो पूरे जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन जो टोटल टाइम है, ऐसे निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या है? यहां पर पूरी जर्नी है क्या? ए से बी फिर बी से ए, ये हमारी पूरी जर्नी है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? जाते समय 200 किलोमीटर कवर हुआ, आते समय भी 200 किलोमीटर कवर हुआ। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? जाते समय ए टू बी 2 hours लगा, आते समय बी टू ए 3 hours लगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 3 hours, ठीक है। तो ये हो गया 400 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया एवरेज स्पीड,
तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जहां पर हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी बच्चों हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है, अब यहां पर बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? पॉइंट ए। हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? पॉइंट बी। जितनों ने भी बोला पॉइंट बी, आपने गलत बोला। फाइनल पोजीशन क्या है यार? इसमें जर्नी पूरी कितनी है? ए से निकले, बी तक गए, फिर बी से आके ए, राइट? यानी कि शुरुआत भी ए से हुई और वापस भी हम ए पर ही आए, क्योंकि यहां पर टू वे जर्नी है। पहले ए से बी गए, फिर वापस बी से ए आए। तो यानी कि यहां पर इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो फिर चेंज इन पोजीशन इज 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 को किसी भी टाइम से डिवाइड कर दो, वो तो 0 ही मिलना है। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0, राइट? तो यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बट अगर आपने सॉल्व कर लिया है मेरे साथ तो बहुत बढ़िया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड्स। ठीक है, एक कार है, तो चलो एक सिंपल सा कार बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द कार। ठीक है, अब ये कार जो है ये मूव कर रही है किधर? 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट के तरफ मूव कर रही है। सो लेट्स से ये इस तरफ ईस्ट के तरफ मूव कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? लेट्स से इसने डिस्टेंस कवर किया है अराउंड 100 किलोमीटर्स। और कितने, सॉरी 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया यार। सो लेट्स से इसने कवर किया है 1 किलोमीटर कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, सो इसको हमने लिख दिया 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, तो चलो किलोमीटर को भी मीटर में लिख देते हैं। सो 1 किलोमीटर इज बेसिकली 1000 मीटर। तो हमने इसको डिस्टेंस को लिख दिया 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम को लिख दिया 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। हमें क्या पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन से कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब यहां पर ये जो कार है ना, इसकी इनिशियल पोजीशन यहां कहीं है और इसकी फाइनल पोजीशन यहां कहीं है 1 किलोमीटर कवर करने के बाद। तो जो चेंज इन पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी है? वो भी 1 किलोमीटर ही है, राइट? तो यानी कि 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखेंगे। टाइम कितना लग रहा है? टाइम यहाँ पर भी 100 सेकेंड्स ही लग रहा है। तो यानी कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी ड्यू ईस्ट। सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। वेलोसिटी के टाइम पर डायरेक्शन को मेंशन करना भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे आगे और डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक, नया टर्म, विच इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जैसे आप जब कार में ट्रैवल कर रहे हो, राइट? अब कार में ट्रैवल करते करते क्या हो रहा है, जब रास्ता आपको खाली मिल रहा है आप खूब तेजी से गाड़ी चला रहे हो, राइट? जैसे ही सामने आपको ट्रैफिक दिख रहा है तो आपकी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, राइट? ऐसा होता है जब आप गाड़ी को टर्न कर रहे होते हो, टर्न करते दौरान भी आपकी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो उतनी नहीं रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है।
करेक्ट, ऐसे सिनेरियोज आपने देखे। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस जर्नी के दौरान कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ बदलता है। कभी स्पीड इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं बार बार स्पीड वर्ड यूज कर रही हूँ प्राइमरीली बिकॉज हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये स्पीड से लिंक्ड नहीं है, ये लिंक्ड है वेलोसिटी से, क्योंकि एक्सेलरेशन को डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। सो एक्सेलरेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो। बट एक्सेलरेशन इज अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर एक्सेलरेशन को आपको मैथमेटिकली निकालना हो सो इट वुड बी द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना चेंज हुआ, जैसे मेरी गाड़ी जो है लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, बट अचानक सामने ट्रैफिक जैम मिल गया जिसकी वजह से जो मेरी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर से घटकर से 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, और उसके बाद इवेंचुअली गाड़ी आके फंस गई जैम में, तो उसके बाद मेरी जो स्पीड है वो 0 हो गई। सो देखो 60 से 30 फिर 0, तो स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। तो किस रेट से स्पीड जो है वो कम हो रही है, या फिर किस रेट से स्पीड जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। इट इज गुड टू यूज द राइट टर्म विच इज वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन को डायरेक्शन भी चाहिए होता है और स्पीड डायरेक्शन तो देता नहीं है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो हम कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होता है, कई कारण से हो सकता है। या तो हो सकता है कि भाई स्पीड उतनी ही है, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तब भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो एक्सेलरेशन बदल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यार डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है वो बदल गई, तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदल गई तो एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां पर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये सभी सिनेरियोज में हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन सभी सिनेरियोज में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो देखो इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करो तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का जो भी मोशन होता है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं विथ टाइम। अब देखो वेलोसिटी में दोनों किस्म की चेंज हो सकती है, समय के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। अब दोनों के लिए हमने दो अलग अलग टर्म्स यूज करने हैं। ठीक है, जब वेलोसिटी समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या फिर एक्सेलरेशन। जब समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब उसे हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन या फिर रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब ही क्या होता है, पीछे की तरफ खींचना कोई चीज, राइट। कोई चीज पॉजिटिव नहीं होना, नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब है एक तरह से सोच लो नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, जो मैथमेटिकली हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए बहुत बार इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, या फिर इसके लिए एक टर्म है रिटार्डेशन। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पर लेट्स से कि पहले जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, बाद में जाकर के वेलोसिटी कम हो जाती है, तो मतलब समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लेट्स से निकल कर आती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आपने बोला रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो नेगेटिव चीज ऑटोमेटिकली आ गई दिमाग में। ठीक है, बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए से, जिसके ऊपर हम छोटू सा एरो लगा देते हैं जस्ट टू शो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैंने क्या बोला कि भाई दो सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो ये कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। अब अगर हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ऐसे मोशन में अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब जिस तरफ गाड़ी मूव कर रही है,
अगर वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है तो एक्सेलरेट भी वो उसी तरफ हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब जब कभी भी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा हो कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो पहला सिनेरियो है जहां पर समय के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जिसके लिए हम एक्सेलरेशन वर्ड का यूज करते हैं। दूसरे सिनेरियो में जब वेलोसिटी समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए क्या हम लोग कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ताकि हम अलग अलग रियल लाइफ सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। सो लेट अस सपोज कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है, अब यहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं यार, जब बात एक्सेलरेशन की है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन काहे का? एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब समय के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो मान लो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, कुछ टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज v। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी का ये जो चेंज है ये कितने टाइम में हुआ। तो यहां पर देखो u से v चेंज हुआ, तो मतलब कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? v माइनस u, इतना चेंज हुआ। कितने टाइम में ये चेंज हुआ? ये चेंज कितने टाइम में हुआ? टाइम t में हुआ, सो अपॉन t। ठीक है, सो देयरफॉर हमें कभी भी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? v माइनस u अपॉन t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम दो तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, अब देखो मैथमेटिकली जब v की वैल्यू u से ज्यादा होगी तो v माइनस u पॉजिटिव होगी, यानी कि तब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। करेक्ट, और इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसकी मीनिंग को समझो लॉजिकली। अब v जो है u से ज्यादा है, मतलब इनिशियल जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया था, बाद में उसकी वेलोसिटी खूब तेज हो गई, राइट। इनिशियली हम सिटी ट्रैफिक में थे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अब बाद में हाईवे मिला तो भाई वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब कभी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, मैथमेटिकली देखो जब v u से कम होगी तो हमारा a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वैसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन, और इस तरह के एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। मतलब लेट्स से कि पहले गाड़ी हाईवे में चल रही थी खूब तेज रफ्तार से, अचानक सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो ब्रेक लगाना पड़ा, गाड़ी रुक गई, तो वेलोसिटी कम हो गई, तो इसको हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो कि एक ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पर v और u की वैल्यू बराबर है, मैथमेटिकली देखो v और u अगर बराबर होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस सिचुएशन में a की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन।
तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, यानी कि ये वैसी सिचुएशन है जहां पर वेलोसिटी जो है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। अब भाई वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन काहे का, तो एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक कार की जो एट रेस्ट है। ये कार जो है पहले रेस्ट पर है, बाद में ये एक्वायर करता है वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया जहां पर कार इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है यानी कि v की वैल्यू हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज कितने टाइम में होता है, 10 सेकेंड्स में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन हो जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर एक कार है जो मूव कर रही है विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कुछ देर के बाद कम्स टू रेस्ट। कितनी देर के बाद, लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड्स। मतलब पहले ये मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि रेस्ट पे आ जा रही है, और ये कितने देर में हो रहा है, तो टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू -20 अपॉन 10 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पर देखो एक्सेलरेशन जो है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। सो आई गेस विद दिस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब पहले 1 घंटे में जितनी वेलोसिटी चेंज हुई, अगले 1 घंटे में भी वेलोसिटी उतनी ही चेंज हुई। अब ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो क्या हो रहा है, इट इज फॉलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एग्जैक्टली, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ग्रेविटी उसे और तेजी से, अपने ग्रेविटी जो है ना उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है। अब लेट्स से कि पहले उसकी वेलोसिटी थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो हो गई एक अगले कुछ टाइम में, लेट्स से अगले 15 मिनट में वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, अगले और 15 मिनट में वो हो गई लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड, अगले 15 मिनट में वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। सो बोलने का मतलब है कि हर 15 मिनट में द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज द सेम, राइट। तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज जो वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज सेम एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है एंड द एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है g की कांस्टेंट वैल्यू उसको खींच रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती रहती है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है। उसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, अब देखो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है एग्जैक्टली, यानी कि इस सिचुएशन में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होते रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर थोड़े देर के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ आने लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आई? तो अब इस सिचुएशन को समझो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और बच्चों जब ऐसा ना हो तब
होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर जिसे हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो रैंडमली बदले, मतलब पहले इंटरवल ऑफ टाइम पर लेट्स से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, फिर अगले इंटरवल पे थोड़ी कम इंक्रीज हो गई, अगले इंटरवल पे डिक्रीज होने लग गई, मतलब अगर रैंडमली उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाए तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसका सबसे इजी रिलेटेबल शानदार एग्जाम्पल है जब आपकी गाड़ी सिटी ट्रैफिक में चल रही होती है, तो कभी तो स्पीड जो है उसकी खूब तेज़ी से बढ़ जाती है जब आगे रास्ता खाली मिलता है, और कभी जब आगे गाड़ियाँ होती है तो स्पीड जो है वो अचानक से बहुत कम हो जाती है। तो कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता कि भाई हर सेकंड जो है ना आपकी वेलोसिटी एकदम परफेक्टली या इक्वली इंक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी का जो चेंज है चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो इक्वल नहीं होता है एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जब बात एक्सेलरेशन की हो रही है, इट इज वर्थ डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है तो अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। दैट इज द रीजन कोई भी चीज, पेड़ से फल गिरते हैं तो वो नीचे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। अगर मेरे हाथ में कोई सामान है, मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब ये ग्रेविटी क्या करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है तो ये ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और इस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ। मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। बट ये इंक्रीज जो है रैंडम नहीं होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते रहती है, एंड दैट इज वाई ये जो एक्सेलरेशन है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर जी से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिससे बहुत बार फॉर इजियर कैलकुलेशंस हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान के चलते हैं। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो चूंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इस केस में समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है एज इट गोज अप। तो चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इस लेसन के अंदर जितने भी नॉट पूरा लेसन बट इस वीडियो के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हमें कवर करने थे वो हमने कर लिए हैं, एंड इट्स टाइम फॉर सम न्यूमेरिकल्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कह रहा है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। एग्जैक्टली तो पहले ये में हमारी ट्रेन है लेट्स से, तो ये ट्रेन ने जो है पहले 30 मिनट्स तक 30 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से ट्रैवल किया, पहले 30 मिनट्स तक। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट्स तक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद 40 मिनट्स तक इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले 30 मिनट तक 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 40 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया वो हमें निकालना है। लेट अस से स्टार्टिंग पॉइंट है ए से लेकर के ओ तक इसने 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल किया, ओ से लेकर के बी तक इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये जो टोटल डिस्टेंस है ए बी, इस पूरे डिस्टेंस को हमें निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ए ओ निकाल लेंगे, फिर ओ बी निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग ए ओ की। तो ए ओ क्या है, जो डिस्टेंस है, सो दिस ए ओ इज बेसिकली अ डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, अब ए ओ सिर्फ इतनी सी जर्नी के लिए इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ए से लेके ओ तक ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एग्जैक्टली, और टाइम कितना है 30 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो 30 अपॉन 60
इतना आवर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 1/2 बिकॉज और 2 ये 15, तो ये हो गया 15 किलोमीटर, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस OB। अब डिस्टेंस OB, O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, इसमें भी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 40 किलोमीटर पर आवर जो है इस स्पीड से मूव कर रहा है। कितने देर के लिए मूव कर रहा है, 40 मिनट्स के लिए। तो 40 मिनट्स को आवर में चेंज करो, 40/60 आवर हो गया। तो ये हो गया 80/3 किलोमीटर, ठीक है। इसको डेसिमल में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 26.67 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना था द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AO प्लस OB, दैट इज इक्वल टू AO की वैल्यू निकली है 15 प्लस 26.67, तो ये आ गया 41.67 किलोमीटर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, पहले हमने AO की वैल्यू निकाली 15 किलोमीटर, फिर हमने OB की वैल्यू निकाली 26.67 किलोमीटर, फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकाला दोनों को ऐड करके। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। और मैंने पहले ही बताया है कभी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा फंडा क्या होता है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब एवरेज वेलोसिटी की बात होती है तो हमें लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखो इस पूरी जर्नी में जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज A और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज B। अब A से B तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज 41.67 किलोमीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस पूरे जर्नी में टाइम कितना लगा, 30 मिनट्स प्लस 70 मिनट, 30 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, राइट। पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा, 30 मिनट प्लस 40 मिनट्स, तो 30 प्लस 40 दैट इज 70 मिनट्स। तो ये हो गया 70 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 कर दो क्योंकि हमको ये आवर में चाहिए, तो हमने इसको आवर में कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 41.67 इंटू 60 बाय 70। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 35.71 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों अगर बेसिक्स याद रहेंगे ना कि यार एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, अगर बेसिक्स याद रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल में कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। सो दैट वाज इट। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो, अगर आपने सॉल्व कर लिया है अमेजिंग। तो चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। The table below shows the distance in centimeter traveled by objects A, B and C during each second। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने पिक किया है सेलिना से। तो आपके पास कोई दूसरी टेक्स्ट बुक हो सकती है इस टाइप की, कोई दूसरी क्वेश्चन हो सकती है, मे बी द डेटा वुड बी डिफरेंट, द नंबर्स वुड बी डिफरेंट। तो ये एक टेबल है जहां पर ऑब्जेक्ट A, B और C इन 3 ऑब्जेक्ट्स के हर सेकेंड पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट होगा जिसकी स्पीड हर सेकेंड बराबर है। ऐसा ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट A। देखो 20 20 20 20 20 हर सेकेंड ये 20 सेंटीमीटर ही कवर कर रहा है, यानी कि सभी टाइम पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है विच इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जिसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम चेंज हो रही है। ध्यान देना, जिसकी वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, यहां पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ए के केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। ऑब्जेक्ट बी के केस में देखते हैं, जो वेलोसिटी है पहले है 20, फिर हो गई है 36, वेलोसिटी नहीं है बेसिकली, 20 जो है वो इसने डिस्टेंस कवर किया है पहले सेकंड में, तो अगले सेकंड में इसने 36 डिस्टेंस कवर्ड है, यानी कि इस एक सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 36 माइनस 20 यानी कि 16, अगले सेकंड में 36 से 24 हो गया, यानी कि गिर गया। मतलब पहले जो है इसने 20 सेंटीमीटर कवर किया, फिर इसने 36 सेंटीमीटर कवर किया, यानी कि पहले एक सेकंड में इसने कितना कवर किया, 16 सेंटीमीटर कवर किया। उसके अगले एक सेकंड में कितना कवर किया, 36 से इसका 24 हो गया, यानी कि घट गया। सो नेगेटिव में चला गया ये, क्योंकि डिक्रीज हो गया इसकी जो वेलोसिटी है, राइट। सो ये कितना गिरा, ये गिर गया 12। उसके अगले में देखें तो 24 से 30 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, 6। तो मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत ही इरेग्युलरली चेंज हो रही है। हर सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, कभी ज़्यादा किया है, कभी कम किया है, कभी ज़्यादा किया है, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तीसरे केस में देखो, पहले था 20, अगले में था 60, राइट। यानी कि यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट सी की बात करें तो इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में इसने कितना कवर किया है, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 60 माइनस 20 विच इज 40 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 40 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब देखो 60 उसके बाद 100, इसमें भी देखो 60 से 100 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया है, अगेन 100 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 100 टू 140, यहाँ पर भी अगर देखो तो 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया, 140 माइनस 100 दैट इज 40 सेंटीमीटर। यानी कि हर एक सेकेंड में ये जो है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ऐसे डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ए, जो हमेशा इसका डिस्टेंस कवर 20 ही है। यहाँ पर हमेशा 20 नहीं है, पहले 20 था, फिर 40 इंक्रीज हुआ 60 हुआ, फिर 40 इंक्रीज हुआ 100 हुआ, फिर 40 इंक्रीज हुआ 140 हुआ। यानी कि इस केस में जो है डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जो जितनी बढ़ रही है ना, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज जो है ना वो सेम हो रही है, यानी कि ऐसी केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो इंक्रीज है ना वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली हो रही है। हर 1 सेकेंड में 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो यानी कि इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पहले सिचुएशन में एक्सेलरेशन इज 0। दोनों का डिफरेंस समझना, पहले में एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हर टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पूरे टाइम सेम ही रह रही है, दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर समय 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर देखोगे तो हर टाइम पर जो चेंज है दैट चेंज इज कॉन्स्टेंट। फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ पे द चेंज इज कांस्टेंट। बट देखो अगर हम देखें 1 सेकेंड के बाद तो इसने कितना कवर किया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कवर किया। नेक्स्ट टाइम पे इसकी बढ़ गई है, अब है ये 60 सेंटीमीटर, फिर बढ़ गई है दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर जो है ये इंक्रीज हो रही है, बट जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। सो दैट इज वाई इट इज, इसका आंसर हो जाएगा सी। रीजन तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। थर्ड पार्ट, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इरेगुलर एक्सेलरेशन, वो भी हमने देख ही लिया यार। बी जो है यहाँ पे इरेगुलर है क्योंकि जो इंक्रीज है वो इरेगुलर है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ दिस वाज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस तरह की क्वेश्चंस की थोड़ी सी आप खुद भी प्रैक्टिस करो, इससे आपको कॉन्सेप्ट में बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर।
एक गाड़ी मूव कर रही है किस स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी लिखा, क्यों? क्योंकि शुरुआत में बताया गया है कि भाई एक गाड़ी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। थोड़ी देर के बाद ये रुक गई मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो थोड़ी देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितनी देर के बाद? 5 सेकेंड्स में। तो टाइम है 5 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इस गाड़ी की स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब आप बोलोगे कि मैम स्पीड तो दी हुई है यार, दी हुई है पर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना, इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इतना मीटर हो गया। पर आवर की जगह सेकंड, 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 60 इंटू 60। तो अब जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो काफी सिंपल था, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी कम हो जाती है, तो यानी कि रिटार्डेड मोशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड में लेना है तो चलो यू की वैल्यू ले ली हमने 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 5, सो दिस इज -5 बाय 5, दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, सो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो कि भाई रिटार्डेशन जो है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब जैसे ही ब्रेक लगाया उसके 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी, मतलब गाड़ी पहले चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद पूरी तरह से स्टॉप हुई। लेकिन ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी थी? क्योंकि स्पीड धीरे धीरे कम होके स्टॉप हुई। समझो बात को, पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ब्रेक लगा, फिर 5 सेकेंड लगा उसकी वेलोसिटी को 0 होने में, तो उस 5 सेकेंड के दौरान जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बताना है कि आफ्टर कितना टाइम, आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी थी, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? देखो हमें क्या पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन, करेक्ट। अभी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है, बिल्कुल निकाली है। तो यहां से जो है हम निकाल सकते हैं कि v डैश की जो वैल्यू होगी, v डैश मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप इस v से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो v डैश जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस 80, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू हमने अभी निकाली है -1। कितने टाइम की बाद की बात हो रही है? 2 सेकेंड, सो इंटू 2, तो ये हो गया 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आ गई? मतलब ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो बतानी है। अब देखो शुरुआत में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगा दिया, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी थी 0। मतलब वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से धीरे धीरे घटते घटते 0 पे आई इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो चलो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जब 2 4 5 ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लोगे तो यू आर सॉर्टेड। तो चलो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स, राइट। मतलब इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड को जा रही है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर
पर सेकेंड, बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 3 सेकेंड्स में। हमें निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसके पहले के कुछ मजेदार क्वेश्चन करने के बाद ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, नहीं? तो चलो मेरे सॉल्व करने से पहले ही तुम सॉल्व करके रेडी रहो आंसर के साथ। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 20 माइनस 50 divided by 3, so that is minus 30 by 3 which is equal to minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि ये भी एक रिटार्डेड मोशन का एग्जाम्पल है जहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिली है। और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, goes to a maximum height h in time t and then comes back at the point of projection। ठीक है, पहले सिचुएशन को समझो। हमारे पास लेटर से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया एक पर्टिकुलर हाइट, लेट्स से ये जो हाइट है दिस हाइट इज h, इस हाइट तक पहुंचा और उसके बाद ये फिर वापस जो है आ गया अपने इनिशियल पोजीशन पर। ठीक है, पहले ये ऊपर गया एक मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचा और फिर वापस उसी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, और यहां से हमने इसे छोड़ा था विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। द करेक्ट स्टेटमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इज 2h by t, acceleration is 0, final velocity on reaching the point of projection is 2u, the displacement is 0। ठीक है, अब इसमें से करेक्ट क्या है? इसमें कई सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले देखते हैं कि भाई इस पूरे जर्नी में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट टू डिस्कस। इनिशियल पॉइंट उसका ये है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट जहां से इसकी जर्नी शुरू हो रही है, और फाइनल पॉइंट क्या है? ये ऊपर जाके फिर वापस यहीं पे आया, तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट भी यही है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, बट बाकी पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अब भाई जैसे ही यहाँ पर इस सिनेरियो में हमने क्या देखा कि इस पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा था एवरेज वेलोसिटी इज 2h अपॉन t, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होगी यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो चलो ये चीज समझ आ गई। सेकंड में बोल रहा है एक्सेलरेशन इज 0। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा? बिल्कुल नहीं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो तो इसे खींच रहा है ना अपनी तरफ, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी जी जो है वो उसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब भी जी इसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है। तो मतलब 0 तो कभी भी नहीं है, चाहे ऊपर का मोशन है चाहे नीचे का मोशन है, एक्सेलरेशन जो है इट इज नॉट 0। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब एक्सेलरेशन प्लस जी है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है, अच्छा और क्या बोला गया है? द फाइनल वेलोसिटी ऑन रीचिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 2u, यानी कि जब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? रीचिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहां से हमने शुरू किया था और वापस हम इसी जगह पर आ गए। तो बोला जा रहा है कि भाई उस समय जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 2u। कैसा होगा? चलो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v को हम कैसे निकालते हैं? u प्लस at, करेक्ट, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया था u से, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऊपर है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। सो यानी कि g जो है दैट विल बी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी इंटू टी। तो भाई जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू u माइनस जी टी। तो इस तरीके से हम इस जर्नी की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, ना कि हम कह देंगे कि भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट विल बी 2u।
ठीक है, क्योंकि जी भी यहाँ पर सीन में है। ठीक है, सो दैट इज इट। आई थिंक दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था बट कॉन्सेप्ट्स कूट कूट के भरे थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कोई सी भी किताब उठानी है, डजंट मैटर, आपके पास सेलिना है, आपके पास गोयल पब्लिकेशन की बुक है, आपके पास MTG है, आपके पास कोई भी और बुक है, डजंट मैटर एट ऑल। आप अपनी किताब उठाओ, उससे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, मैं एक चैप्टर को जनरली 3 पार्ट्स में कवर करती हूँ सो दैट इट इज इजियर फॉर यू, और ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी कवर कर सकूँ। न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो, मुझे उम्मीद है कि काफी सॉल्व कर सकोगे। अगर 2-4 न्यूमेरिकल्स में फंसते हो तो आप learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर जा करके अपने क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो भी आपने सॉल्व किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम 1 दिन के अंदर आपके डाउट्स का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन के पहले वीडियो के एंड तक, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा होगा, ये न्यूमेरिकल्स मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। और अगर ऐसा किया है तो मुझे ये बताओ कमेंट्स में जरूर लिखकर कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए हैं। तो मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है ऑन दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट इन द कॉमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली रीड योर कॉमेंट, टेक योर फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट देम इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज। मैं बहुत ही जल्द आपको मिलती हूँ इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, और तब तक के लिए आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। आपके स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक चल रही है उस टेक्स्ट बुक से आप ढेर सारे और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर कहीं पे डाउट्स हो तो आप हमारे learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स वी विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, तो चलो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Question section of LearnoHub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं at a very affordable price. LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है।